Hello everyone, welcome to Topper Wise again, and again we are here with another video for your UPSC CSC 2025 chapter wise PYQs. हम पूरे के पूरे GS prelims के PYQs को चैप्टर वाइज इवन हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ये एक सीरीज है हमारा जिसमें इस ये वीडियो आपका प्रॉपरली हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। हम बाकी भी सब्जेक्ट से सारे वीडियोस बना रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं। लेट्स सी कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हिस्ट्री का ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स का 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब कवर करेंगे। चैप्टर वाइज है ये, तो ये पूरा का पूरा PYQ एक एक चैप्टर वाइज चलेगा। इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस भी दे देंगे कि कितने क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री में और बाकी सब्जेक्ट में भी कितने आते हैं, और इवन 2025 में कितने आए थे। और इवन हम ये तक बता देंगे कि आपको एंशिएंट में कितना आया था, आपका यहाँ पे मॉडर्न या मेडिवल हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम एक प्रॉपरली बस एक क्वेश्चन का उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन भी बताए जाएंगे, उसका रीजनिंग भी दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड अगर कोई ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो क्यों इनकरेक्ट है, तो वो किस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कभी दूसरे तरह से कोई क्वेश्चन को रोटेट करके पूछा जाए, या फिर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाए तो आप फिर भी उसको आंसर कर सको उसके रॉन्ग ऑप्शंस के बारे में भी जान करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका टॉपिक वाइज हिस्ट्री का 2025 का हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। एनालिसिस में आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये सारे ही सब्जेक्ट्स 2025 में जिनसे जितने भी क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से पूछे गए थे वो हमने यहाँ मार्क किया हुआ है। हम सारे ही सब्जेक्ट का एक एक वीडियो बना रहे हैं एंड वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में एज आई ऑलरेडी सेड मिल जाएगा। ये एफर्ट इसीलिए है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर आपको एक ऑप्शन चूज करने का टाइम देंगे और उसके बाद तुरंत ही सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो पाए। तो इसमें इस ईयर में आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपके यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री से डायरेक्ट जो क्वेश्चन था वो एक था, और मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चंस थे। अच्छा, करंट अफेयर्स से ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री से कुछ पूछा ही नहीं गया था, तो यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस बनते थे हिस्ट्री से। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर नहीं काउंट किया। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का एक अलग वीडियो होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री आपका आपका मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक सेट है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री से था, जो कि इरिगेशन डिवाइस चैप्टर से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड आर्घट वॉज, ये आर्घट क्या था? तो ऑप्शंस, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुले। Option B, a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes. Third, a large earthen pot driven by bullocks. And fourth, a large water bucket pulled up by rope directly by hand. तो आपको इनमें से कौन सा आंसर ठीक लगता है, आप चूज कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको करेक्ट आंसर। सो आई होप आपने सही आंसर चूज किया होगा। सो लेट्स टू गो टू इट्स सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे राइट आंसर है? आर्गट क्या है? इट इज अ लार्ज वर्टिकल व्हील विथ earthen pots tied to its spokes used to lift water for irrigation in ancient India. The wheel was turned by animals or manual labor lifting water continuously. तो हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि एक व्हील टाइप इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ था, जो कि एक सर्कुलर टाइप ऐसा व्हील था, और उसके स्पोक्स में ऐसे कुछ बकेट बांधे जाते थे, जिससे कि वो व्हील ऐसे मूव करता था सर्कुलरली, और पानी क्या बोलते हैं, पानी जिससे कि जो भी ग्राउंड है वहाँ पे आगे जाता था, और इससे इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप होती थी और एग्रीकल्चर उस टाइम पे स्ट्रेंथेंड होता था। तो इसका आंसर होगा बी, अ लार्ज व्हील होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये भी एंशियंट हिस्ट्री से आया था, पल्लव किंग्स एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशियंट इंडिया हैड एज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ मत्तविलास, विचित्रचिट्ट एंड गुणभर? ये सारे टाइटल्स किसने अडॉप्ट किए थे इस चारों ऑप्शंस में? पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सेकंड सिंह विष्णु, नरसिम्हा वर्मन एंड सिम्हावर्मन। तो इनमें से कौन सा आपको सही लगता है? प्लीज चूज द करेक्ट आंसर। तो हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका आंसर ए है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। जैसे कि हम जानते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो कि पल्लव किंग के रूलर रह चुके हैं 600 से 630 एडी तक। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ मत्तविलास, विचित्रचिट और गुणभर, known for building rock cuts, cave temples at place of Valla, Vallam and Mandapattu without bricks or mortar. He was a scholar and wrote Sanskrit satirical drama Mattavilas Prahasnam and also skilled in painting. तो महेंद्र वर्मन ने ये टाइटल्स अडॉप्ट किया था जैसा कि मत्तविलास, ये सारे, क्योंकि वो अपने जो भी उन्होंने विक्ट्री जीती थी तो उसको वो और ग्लोरीफाई करने के लिए उस टाइम पे लोग टाइटल्स अडॉप्ट करते थे, तो वैसे ही महेंद्र वर्मन ने भी ये टाइटल्स अडॉप्ट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री से चाइनीज पिलग्रिम्स एंड गुप्ता एम्पायर से पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाहिन जिनको पाक्सियान भी कहते हैं, ही वॉज द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके रीन में फाहिन आए थे? तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट एंड स्कंदगुप्त। तो आप अपने आंसर देख लीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। हम देखते हैं कि फाहिन जो थे चाइनीज पिलग्रिम थे, वो मेनली इंडिया आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में, और ये मेनली आए थे इंडिया बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सर्च में, क्योंकि फाहिन जो थे वो बहुत ईगर थे जानने के लिए कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो कैसा है इंडिया में, तो इसी वजह से वो इंडिया आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये एंशियंट इंडियन किंगडम्स एंड रिवर्स से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया 600 टू 322 BC कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। टेरिटोरियल रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं और रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं और कौन से जो टेरिटोरियल रीजन थे, जैसे कि हम देख सकते हैं महाजनपद, जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उस टाइम पे, उसमें ये रीजन्स थे और वो किस नदी से मतलब किस नदी के पास सिचुएटेड थे, ये पूछा गया है। तो इसमें करेक्ट मैच्ड कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप सब। अब इसके आंसर पे चलते हैं। तो आंसर इसका है आंसर नंबर बी, ओनली 2 आंसर सही हैं इसके। कैसे? पहला आंसर है स्मार्क, जो था वो गोदावरी रिवर पे था, ये करेक्ट आंसर है। और सेकंड क्या है, कंबोजा जो विपास पे था, ये गलत है, क्योंकि कंबोजा जो था वो नॉर्थ इंडिया इन अफगानिस्तान रीजन पे था। तो थर्ड आंसर देखते हैं, अवंती। अवंती का ये महानदी गलत है, महानदी जो है वो उड़ीसा से फ्लो करती है, तो ये अवंती भी गलत हुआ। ऑप्शन 4 कोशाला, कोशाला जो है वो सरयू रिवर पे सिचुएटेड है, तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि अस्माक गोदावरी पे सही है और कोसाला सरयू पे सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। इधर देखते हैं हम कैसे ये सही है। यहाँ पे देखते हैं हम कोशाला, कोशाला जो है ये गंगा रिवर से आती है, गंगा रिवर पे यहाँ पे एक
सरयू रिवर निकलती है। तो सरयू रिवर के पास ही ये कोसाला सिचुएटेड है। तो कोसाला यहाँ पे होगा। और अस्माक हम देखते हैं, अस्माक ये रीजन है गोदावरी रिवर के पास, तो यहाँ पे अस्माक सही होगा। और पीछे क्या था, कंबोजा विपास रिवर पे, अवंती महानदी रिवर पे, ये गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था? क्वेश्चन क्या है, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदिशिका, रज्जुका एंड युक्ता वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द, ये पूछ रहा है कि प्रदिशिका, रजुका और युक्ता जो था वो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, वो किस लेवल पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे दिया है आंसर बी इज डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये सारे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। हाँ, तो प्रेदिशिका, रजुका एंड युक्ताज, ये सारे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये वाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों अपॉइंट किए जाते थे? बिकॉज दीज ऑफिसर्स मैनेज्ड रेवेन्यू कलेक्शन, ये रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, लैंड सर्वे करते थे, इंस्पेक्शन करते थे एंड लॉ एंड ऑर्डर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन करते थे। ठीक है, तो वाई नॉट विलेज लेवल, विलेज लेवल पे ये क्यों नहीं थे? तो हम देखते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय द विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन वहाँ पे विलेज में काम करता था। ठीक है, हु रिपोर्टेड टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स बट वाज नॉट वन ऑफ दीज ऑफिसर्स, वो रिपोर्ट करता था डिस्ट्रिक्ट पर को, दीज बट नॉट वन ऑफ दीज ऑफिसर्स, बट वहाँ पे इन ऑफिसर्स को रिपोर्ट नहीं करता था। इसी वजह से जो विलेज लेवल था हमारा, विलेज लेवल पे ये ऑफिसर्स नहीं थे, बट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारे ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। और उसके ऊपर प्रोविंस लेवल आता है और उसके ऊपर किंग, तो ये सारे लेवल हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट से रिलेटेड है। ओके, तो सिक्स क्वेश्चन क्या है, द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो सबको ही पता है अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो आप इनमें से क्वेश्चन अपने मतलब आंसर अपने चूज कर लो। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर एज वी नो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डांसिंग गर्ल एंड द बियर्ड मैन का जो पोर्ट्रेट पाया गया है, ये सारे जो है फेमस फेमस क्वेश्चंस हैं जो कि ऑफन पूछे जाते हैं कई एग्जामिनेशंस में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ब्रॉन्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से था, साउथ इंडियन किंगडम्स एंड ओवरसीज एक्सपीडिशंस से पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है, हु एमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट which ruled the Malaya Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands। तो इनमें से कौन सा सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन था जो कि अगेंस्ट श्री विजय था और पावरफुल मैरीटाइम स्टेट्स के अगेंस्ट में किया गया था? तो हम आते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूटा किंगडम से थे। सेकंड, प्रताप रुद्र जो कि काकतीय डायनेस्टी से थे। थर्ड, राजेंद्र फर्स्ट जो कि चोला डायनेस्टी से थे। एंड फोर्थ, विष्णुवर्धन जो कि होशियाला डायनेस्टी से। तो सेलेक्ट योर आंसर्स, देन वी सी द करेक्ट आंसर। नाउ आंसर,
The करेक्ट आंसर इज सेकंड, एज वी नो, क्योंकि राजेंद्र चोला फर्स्ट जो थे, उन्होंने एक्सपीडिशन किया था साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है। और उन्होंने सारा जो साउथ ईस्ट एशिया में श्रीलंका है उसको पूरा ही इन्होंने कैप्चर कर लिया था। जो कि अगर हम देखें तो फर्स्ट जो रूलर थे वो राज राजा फर्स्ट, जो कि सबसे फर्स्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के, जो साउथ इंडिया में इन्वेट करते हैं फर्स्ट टाइम। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी टू इन्वेड श्रीलंका, तो हम देखेंगे कि राज राज फर्स्ट जो है वो होंगे। बट हम अगर देखें कि सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन था, जो कि सक्सेसफुल पूरा हो चुका था, पूरा एक्सपीडिशन हुआ था, तो वो होंगे हमारे राजेंद्र चोला। और उन्होंने ही साउथ ईस्ट एशिया का जो भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो और वास्ट किया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट टू मूव, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट। ओके। सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय, ही इज़ द ग्रेट लीडर during the modern India or freedom struggle, who fought for mainly sati practice and women's education and the social levels which were prevalent in ancient modern India. So राजा राम मोहन रॉय जो थे वो उनके अंदर मतलब कहा जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी विथ टू पर्सपेक्टिव। ऐसा बोलते हैं कि उन राजा राम मोहन रॉय जो थे उनके पास दो हाउस हुआ करते थे। एक हाउस में ऐसा था कि सब कुछ वेस्टर्नाइज्ड था एक्सेप्ट राजा राम मोहन रॉय। एंड सेकंड हाउस जो था उनके पास, वहाँ पे सब कुछ इंडियनाइज्ड था एक्सेप्ट राजा राम मोहन रॉय। तो ही वॉज द रिवाइवलिस्ट ऑफ द time, and he promote westernization and also Indianization as equal। तो हम देखते हैं यहाँ पे उनके पास ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट था उनके ट्रेडिशनल पर्सपेक्ट सिस्टम ऑफ द ईस्ट के लिए, मतलब इंडिया के लिए। एंड ही डिजायर्ड, वो चाहते थे कि ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी बना रहे सारे सोसाइटी में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको देख लीजिए आप। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ। जैसे एज वी नो कि दोनों ही स्टेटमेंट सही थे, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गांधीयन एरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम। अब नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो था उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पूछा गया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आया था, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड फिर देखते हैं हम पहला ऑप्शन क्या कहता है, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ। सेकंड, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। थर्ड, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। फोर्थ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। ठीक है। तो इनमें से क्या ऑप्शन सही है वो देखते हैं। ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड
यहाँ पे रिटेंशन ऑफ टाइटल्स की बात की है। यहाँ पे रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स का कोई भी जिक्र नहीं देखने को मिलता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, तो ये नहीं होगा। और फोर्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, यही जो पंचायत और सेटलिंग डिस्प्यूट्स के लिए जो भी ग्रुप्स बनते थे, यही आगे चल के प्रॉब्लम किए थे जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के लिए हम देखते हैं। तो ये भी होता था इसी वजह से। आंसर होगा सी, ओनली 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट आंसर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहते हैं, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। सेकेंड स्टेटमेंट, it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted the repression। तो अ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? प्लीज चूज योर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसका आंसर। आंसर बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो स्वराज की बात करता है और पीसफुल मीन्स से अटेन करने की बात करता है, क्योंकि हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक हमें कोई भी वायलेंस मीन्स नहीं देखने को मिलता है। तो इसी वजह से उस टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो सिर्फ नॉन वायलेंस रहता है, जैसे कि हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वराज की बात की जाती है बाय पीसफुल मीन्स, और सेकंड देखें तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारा वॉयलेंस देखने को मिलता है। और जब थर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट की बात होती है तो डू एंड डाई डाई का नारा लगता है कि बाय ऑल मीन्स हमें चाहिए ही चाहिए स्वराज और पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। सेकंड आंसर क्या कहते हैं कि implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage on only if स्वराज। तो स्वराज अगर मिलेगा तभी टैक्सेस पे करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट सेकंड कहता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, सेम। बोलता है सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन was the famous statement given by गांधी जी at the time of। किस टाइम पे गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था? फर्स्ट, द चंपारण सत्याग्रह। सेकंड, publicly violating salt law at Gandhi, attending the second round table conference in London, fourth, the launch of Quit India movement। तो किस टाइम पे ये गांधी जी ने ये अपना डिक्लेयर किया था, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, तो देखते हैं। अब इसका आंसर क्या है? आंसर सी, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी। हम देखते हैं ये डांडी मार्च स्टार्ट होता है, तब गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि this quote is sedition has become my religion was made by Gandhi during salt law in 1930। salt law जब स्टार्ट होता है तो उन्होंने ये बोला था कि his declared that his intent to peacefully destroy the colonial system। तो कॉलोनियल सिस्टम को वो निकालने के लिए, हटाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था दैट सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी इस टाइम पे उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड चौरी चौरा इंसिडेंट्स।
देख रहे हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे इस बार। तो क्वेश्चन क्या है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम पे किसने लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था? पहला सी आर दास, सेकंड मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णाकांत, थर्ड सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निज़ामी, फोर्थ एम ए जिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? लेट्स सी। करेक्ट आंसर बी होगा, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णाकांत। इन्होंने इस टाइम पे लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था लोगों को आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, इसका आंसर बी होगा। आंसर क्वेश्चन 13, ये रिलेटेड है सोशल रिफॉर्म्स बाय गांधी। सोशल रिफॉर्म्स बाय गांधी। क्वेश्चन क्या है, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी, हु कंसिस्टेंटली opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social programs? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है द पूना पैक्ट, सेकंड द गांधी इरविन एग्रीमेंट, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, थर्ड अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड लास्ट फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द पूना पैक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। पूना पैक्ट जो कि साइन हुआ था 1932 में, साइन बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन यरवदा जेल। तो यहाँ पे पूना पैक्ट साइन हुआ था, जो कि पैक्ट रिप्लेस्ड करता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस एंड विथ रिजर्व सीट विद इन द जनरल इलेक्टोरेट विच गांधी जी बिलीव्ड प्रिजर्व्ड हिंदू यूनिटी। गांधी जी ने हिंदू यूनिटी को सपोर्ट किया था, और आफ्टर दिस इवेंट गांधी जी इंटेंसिफाइड हिज एफर्ट्स टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। अब इन अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने काम किया था, और यहीं से हरिजन जो वर्ड आया था वो देखने को मिलता है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, second question is related to Portuguese influence on Indian agriculture. Question है, consider the following fruits. First papaya, second pineapple, guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in 16th and 17th century? इनमें से कौन सा 16th and 17th century में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय पोर्तुगीज? तो इसका आंसर क्या होंगे, देखते हैं। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द थ्री, ये सारे ही जो हैं वो पोर्तुगीज लेके आए थे इंडिया में। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेनली 17th सेंचुरी में आया था। और इट इज़ ऑल्सो पाइनएप्पल ब्रॉट फ्रॉम ब्राज़ील टू इंडिया बाय पोर्तुगीज इन 16th सेंचुरी में आया था। ये ब्राज़ील से आया था पाइनएप्पल, विच इज़ ऑल्सो मैंशनड इन अबुल फजल्स आइने अकबरी में भी ये मैंशनड है। और पपाया इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज बाय फिलीपींस। पपाया हम देखते हैं फिलीपींस से आया था, एंड मलक्का नोटेड बाय ट्रैवलर पिएटेरो डेला वेले इन 1623 एट दमन। तो पपाया फिलीपींस से आया था, पाइनएप्पल ब्राज़ील से आया था, एंड गुआवा नेटिव ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका से आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये करंट अफेयर में हमें देखने को मिलता है यूजुअली। तो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट पेरियार ई वी रामस्वामी नायकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, थर्ड भास्कर राव जाधव, एंड लास्ट दिनकर राव जवालकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देख लीजिए आप। सो इसका आंसर क्या है, आंसर ए इज द करेक्ट,
आंसर है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि साउथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं मॉडर्न स्ट्रगल के टाइम पे। He founded the self-respect movement in 1925 in Tamil Nadu, and the movement aimed to promote social justice, rationalism, and equality for non-Brahmins. Strongly opposed the caste system के अपोज थे ये, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से भी अपोज थे, and advocated women rights और intercaste marriages and atheism। तो इन सबको वो काफ़ी प्रमोट किए थे अपने टाइम पे, एंड द मूवमेंट लेड द फाउंडेशन फॉर द द्रविडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इन्फ्लुएंसिंग पार्टीज लाइक डीएमके। तो इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न इंडिया में। सो दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।